हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे सोलर सिस्टम पार्ट टू, सौर परिवार का पार्ट टू, जिसमें हम सोलर सिस्टम के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं आपके बीपीएससी एग्जाम में। और इस बार आपका जो टीचिंग एग्जाम होने वाला है उसमें ये रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि बुक से पूछना है इसको और ऐसी चीज़ें पूछनी है जो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक टीचर को मालूम होनी चाहिए वो, क्योंकि इसको जो पढ़ाना है टीचर को, वो टीचर को पहले भी टेस्ट करेगा ये। तो टीचर को वो चीज़ नॉलेज है कि नहीं है, वो चीज़ आता है नहीं आता, टॉपिक क्लियर है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये वन लाइनर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सप्तऋषि तारा जो है, जिसको इंग्लिश में ग्रेट बियर कहते हैं, वो 7 तारों का समूह है। बट वो 7 तारों का समूह यानी कि वो समूह भी एक और समूह का है, समूह का हिस्सा है, यानी कि एक तारा मंडल है, उस तारा मंडल के अंदर वो एक समूह आता है, सप्तऋषि कहते हैं। तो उस तारा मंडल का नाम क्या है? तो तारा मंडल का नाम है अर्सा मेजर। तो अर्सा मेजर एक बड़ा सा तारा मंडल है, उस तारा मंडल के अंदर सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का समूह से ग्रेट बियर कहते हैं वो आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले फोटो देख सकते हैं। देखो 7 तारों का समूह कैसा, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसी 7 तारों का समूह में ही हमारा सप्तऋषि के समूह में ही हमारा जो है पोल स्टार आता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ओरियन तारामंडल में कितने तारे हैं। अब ओरियन तारामंडल क्या है? अभी मैंने बताया कि 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहलाता है, वैसे ही एक ऐसा समूह है तारों का जिसे ओरियन कहते हैं। ओरियन एक हंटर हुआ करता था, यूनानी एक हिस्ट्री में, मतलब कह सकते हैं स्टोरीज में एक हंटर हुआ करता था, तो बहुत फेमस हंटर था, तो उसी से नाम ये ओरियन पड़ा है, क्योंकि उसकी आकृति आसमान में देखी गई थी, ऐसा मानते हैं यूनानी लोग, तो इसीलिए उसको ओरियन तारामंडल के नाम से जाना जाता है। तो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन ओरियन, जो कॉन्स्टलेशन है वो आपको बताना है। तो इसका 8 ऑप्शन है। इसकी इमेज देख सकते हैं कैसे, ये अब देख सकते हैं, ये इसकी बेल्ट है ओरियन की, और ये इसका ऊपर का धड़ है, फिर नीचे की फ्रॉक जैसी जो है ये है, ठीक है। तो ये ओरियन का एक शेप बनाता है, इसीलिए इसको ओरियन तारामंडल कहते हैं। तो कितने इसमें स्टार्स हैं? 8 स्टार्स हैं, ध्यान रखना। अब 5 स्टार का यानी कि 5 तारों का तारामंडल जो है वो कौन सी आकृति बनाता है और उसको किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक शर्मिष्ठा यानी कि कैसियोपिया, कैसियोपिया कौन थी? कैसियोपिया एक रानी थी, यूनानी एक, जो जब यूनानी लोग थे उनमें एक रानी हुआ करती थी जो बहुत फेमस थी। तो इसकी तरह कुछ दिखने का शेप था, ऐसा लगता था कि रानी जो है ना अपने सिंहासन में बैठी है, इस तरह से शेप बनती थी, तो इसी को ये कैसियोपिया नाम दिया जाता था कि रानी देखो कैसे सिंहासन में बैठी है। तो ये 5 तारों का समूह मुझे अलग ही एकदम दिखता है ये, और इसीलिए इसको जो है कैसियोपिया, इंग्लिश में शर्मिष्ठा, हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या है कि सिंह तारामंडल में कितने तारे हैं। अब सिंह नाम से चल रहा है पता, सिंह मतलब लॉयन से, यानी कि लियो जिसे कहते हैं। अब लियो कॉन्स्टलेशन जो है हमारा, उसमें कितने तारे हैं ये बताना है आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, 9 तारे हैं। अब आपको इसको एक बार फिगर से भी समझना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से आपको क्लिक कर जाए माइंड पर, आपको याद रहे। ये देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से शेर का एक शेप बन रखा है इसमें ना, सिंह मतलब शेर का शेप बन रखा है, इसलिए इसको लियो कॉन्स्टलेशन कहते हैं। किन दिनों में सप्तऋषि मंडल रात्रि में न दिखकर सूर्योदय के कुछ घंटे पहले दिखाई देता है? यानी कि जो ग्रेट बियर है, 7 तारों का समूह है, वो रात्रि में न दिखकर सूर्योदय के कुछ घंटे पहले कब दिखाई देता है, किन दिनों की बात कर रहा है? तो ये दिन होते हैं सर्दियों के, यानी सर्दियों के महीने में जो दिन होते हैं, उन दिनों जो ग्रेट बियर है आपका सप्तऋषि तारा मंडल है, वो आपका सूर्योदय से कुछ घंटे पहले दिखाई देता है। तो उसको देखने के लिए आप टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। सर्दियों में मौसम में शर्मिष्ठा यानी कि कैसोपिया जो तारामंडल है वो किस दिशा से निकलता है, किस दिशा में दिखाई देता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में जो शर्मिष्ठा तारामंडल है उसकी दिशा चेंज लगती है, अब विजिबल होता है वो इंटर सीजन में, किस डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो है उत्तर में, नॉर्थ में दिखता है वो। अब ये नॉर्थ में क्यों दिखता है, इसके पीछे रीजन है, इसको आगे समझेंगे हम अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन कि कौन सा तारा है जो डब्लू आकार की आकृति बनाता है। अगर आपने भी जस्ट पहले एक इमेज देखी होगी, उसमें एक डब्लू आकृति बन रही थी, अगर आपने बहुत गौर से देखा होगा उसको, ठीक है, उसका नाम भी वही था जो कैसोपिया हमने डिस्कस किया था। तो यानी कि कैसोपिया जो है, यानी कि जो कैसोपिया रानी के जैसा जो सिंहासन आकार में बैठी औरत दिख रही है, उसी को ही जो है शर्मिष्ठा कैसोपिया को ही डब्लू लेटर का जो है एक तारामंडल बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है, देख ले सकते हैं आप कि कैसे डब्लू का आकार दिख रहा है, ठीक है। किन दिनों या किन महीनों में सप्तऋषि हमें शाम 6 से 12 से 1 बजे तक, रात के 12 से 1 बजे तक दिखता है, इन विच मंथ है? तो सप्तऋषि तारा जो होता है 6 बजे से लेके
रात के 12 बजे तक हमें दिखता है। अब किन महीनों की बात कर रहा है, तो महीने बताने हैं आपको। तो महीने चलते हैं जब फरवरी से अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी से अगस्त के महीनों के मध्य में आप देखेंगे कि जो सप्तऋषि तारा है वो हमें शाम के 6 बजे से लेके 12 बजे या 1 बजे तक हमें दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता। तो ये कब की बात है, फरवरी से अगस्त की बात है, ठीक है। ध्रुव तारे के अलावा हमें सप्तऋषि मंडल किस कारण अस्थिर नजर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी मैंने आपको जो बताया था, क्यों आपको कैसोपिया जो है वो नॉर्थ से निकलता दिखता है सर्दियों के समय में, तो वो आप समझेंगे यहाँ पर। अब ध्रुव तारा जो है वो स्थिर नजर आता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, ऐसा लगता है हमें। बाकी सारे मंडल जो है, यानी कि सप्तऋषि मंडल जो है वो सारे के सारे मूवमेंट करते दिखते हैं। यानी कि सप्तऋषि में जो आपका ग्रेट बियर है, कितने तारे हैं उसमें, उसमें करीबन करीबन आप देखेंगे तो उसमें 7 तारे हैं। बट 7 तारों में जो ध्रुव तारा है वो कोई मूवमेंट करता नहीं दिखता, बट बाकी के मूवमेंट करते दिखते हैं। रीजन है इसका, क्या रीजन है, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया समझ लेते हैं। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपके ठीक सर के ऊपर ये पंखे का ऊपर का गोल सा जो चरखा होता है वो है, बाकी ये पंखुड़ियाँ हैं। तो आप देखेंगे जो पंखुड़ी होती है वो आपको घूमती दिखेगी, अपनी जगह से हिलती दिखेगी, बट ये नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये आपके एंगुलर डिस्टेंस के ठीक ऊपर, यानी कि सर के ठीक ऊपर है। सर के ठीक ऊपर होने से इसकी स्थिति चेंज नहीं लगती। बट ये पंखुड़े जो है ये एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये एंगुलर डिस्टेंस है, इसी रीजन से ये जो है अस्थिर लगते हैं। लग रहा है कि ये पंखा यहाँ था, अब यहाँ चला आया, अब यहाँ चला आया। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस की बात है, ये डिस्टेंस से हो रहा है। किस डिस्टेंस से, एंगुलर डिस्टेंस से, कोणीय दूरी से हो रहा है ये। बट ये कोई कोण नहीं बना रहा है, सीधे सर के ऊपर है, इसीलिए ये एक जगह दिखता है। तो यही रीजन है, ध्रुव तारा अपनी जगह पे हिलता नहीं दिखता ये कभी। अब एक अगला क्वेश्चन है कि सन 2006 में जब प्लैनेट्स की नई परिभाषा रखी गई थी तो किस प्लैनेट को बाहर कर दिया गया। उसके पीछे रीजन यही था कि वो जो है अपनी अक्ष में नहीं घूमता, बार बार दूसरे ग्रहों की कक्षा में घुस जाता है, कभी दूर चला जाता है सूर्य से, कभी पास आ जाता है। तो सोलर सिस्टम का पार्ट कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा। तो 2006 में जब परिभाषा दी गई कि ए प्लैनेट किसको कहेंगे, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता हो, खुद का उसका डेंसिटी हो, है ना, ये सारी चीजें जब रखी गई, दो से तीन चीज, तो उस 2 से 3 चीज में, एक चीज में, 2 चीज में स्टैंड नहीं किया, और नाम था प्लूटो। तो प्लूटो को इसलिए बाहर निकाल दिया गया। तो प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया भाई, डिसमिस कर दिया गया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो है प्लेनेट की परिभाषा में नहीं आ रहा था। साथ ही साथ प्लेनेट की परिभाषा में ये भी होना चाहिए था कि जो वो सूर्य के चक्कर लगाता हो, बट ये मनमौजी था, ठीक है, ये विम्सिकल था, मनमौजी था, तो कभी नहीं करता था, कभी करता था। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों के समूह को क्या कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि करोड़ों बादलों और गैसों के समूह को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फिर मिल्की वे क्या है। तो इसी का क्वेश्चन बनता है कि आकाशगंगा क्या है, करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का समूह है। ये आपको ऐसा दिखता है। अब आकाशगंगा क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि जो शुरू में, अब आकाश गंगा बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में बात करूंगा इसको, गैलेक्सी नहीं, क्योंकि हिंदी में इसको नाम रखने का लॉजिक था। पहले लोगों को लगा कि ये एक ऐसी नदी है जो आकाश में है और जो बहुत बह रही है, बहुत बह रही है, पूरी एकदम गंगा नदी की तरह लग रही है, कोई फ्लोइंग एक रिवर की तरह लग रही है, तो इसीलिए इसको गंगा नदी नाम दिया गया। ऐसी गंगा जो बह रही है और चमकदार एक सफेद रंग में, इसलिए इसको आकाश गंगा नाम दिया गया। बट अब गैलेक्सी जो है आकाश गंगा है, तो हमारी गैलेक्सी, यानी जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, तो उस गैलेक्सी में हम पूछेंगे अगर क्वेश्चन कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, क्योंकि गैलेक्सी तो बहुत सारी है, बहुत सारी गैलेक्सी हैं। क्योंकि गैलेक्सी क्यों बहुत सारी, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी चक्कर लगाता है, सोलर सिस्टम भी चक्कर लगाता है, तो गैलेक्सी बहुत सारी हमारी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम पूछता है अगर, वो आपको याद रखना है, वो हमारा है मिल्की वे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे क्या है। सूर्योदय के तुरंत पहले तथा तुरंत बाद किस ग्रह को क्षितिज पर देखा जा सकता है। अब क्षितिज क्या है, हॉरिजॉन पे। हॉरिजॉन क्या होता है, जहां पर धरातल और जहां पे आकाश दोनों आके मिलते हैं, हॉरिजॉन, ठीक है। तो क्षितिज पर किस ग्रह को देखा जा सकता है सूर्य उदय के ठीक पहले और सूर्योदय के ठीक बाद। तो वो आपका कोई और ही नहीं, बुध है, मरकरी, यानी कि जो पहला ग्रह है हमारा सोलर सिस्टम में, सूर्य से सबसे पहला, सन के जस्ट पहला ग्रह हमारा मरकरी है, ठीक है, ये देख सकते हैं मरकरी, यही है हमारा मरकरी, जो सबसे पहले दिखेगा सूर्योदय के तुरंत पहले और तुरंत बाद, कहां पर, हॉरिजॉन पे। ये बुध ही है जो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा भी लगाता है।
सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट सोलर सिस्टम का कौन सा ग्रह है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये भी हमारा बुध ग्रह है, मरकरी है, ध्यान रखना। अब याद रख सकते हैं इसको कैसे, बुध, बुद्धू लोग, छोटे लोग, है ना, तो छोटा है बुद्धू है, इसलिए बुध है, मरकरी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखेंगे अगला क्या है कि सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे शाइनेस्ट ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है, आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, शुक्र है, वीनस है। शुक्र कौन है? शुक्र, वीनस वही है जो पृथ्वी के लेफ्ट साइड में है, यानी कि पृथ्वी के पहले पड़ता है वीनस। ठीक है, तो अब पहले देखेंगे सबसे पहले कौन सा है। आप सबको रटा पड़ा है कि पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे आता है। पहले पे मरकरी आपने याद रख लिया, बुद्धू, बुध, छोटा वाला बुध, उसके बाद मरकरी है, मरकरी, उसके बाद आपका वीनस है, शुक्र है। तो वीनस कब पड़ेगा? मरकरी का ठीक बाद पड़ेगा। तो क्या है? शुक्र है, वीनस है, ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसी को ही ट्विन कहा जाता है अर्थ का। अर्थ का ट्विन कौन है? वीनस है, क्योंकि इसका जो आकार प्रकार है वो लगभग लगभग पृथ्वी जैसा ही है। सूर्योदय से पहले पूर्व में तथा सूर्योदय के बाद पश्चिम में कौन सा ग्रह दिखाई देता है? आपको ये देखो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी मानूंगा, बट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल तरीके से समझते चलोगे तो इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना आपको रटना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तो शुक्र है, वीनस है हमारा, जो सूर्योदय से पहले पूर्व में, सूर्योदय के बाद पश्चिम में दिखाई देता है। इससे पहले हम डिस्कस किया था, वो देख लेंगे आप, उसको भी समझेंगे। मिक्स मिक्स ही करना आपको, कुछ सबको अलग अलग करके समझना है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आप देख ही रहे हैं लाल ग्रह कौन है, चमक कौन रहा सबसे ज्यादा, तो यही है हमारा मंगल है वो। अब मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो पूरा जो है पूरा लाल कणों से भरा भरा पड़ा है। अब लाल कणों से भरा पड़ा है इसलिए रेड दिखता है प्लैनेट, रेड दिखता है, इसकी मिट्टी भी लाल ही है, तो इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह के केवल 2 उपग्रह हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। सोलर सिस्टम में हमारे जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह मतलब 8 ग्रह हमारे टोटल पूरे, सूर्य से लेकर पहले 4 ग्रह में कोई भी किसी भी तरह का मून नहीं है, सिवाय किसमें? प्लैनेट में, अपने अर्थ में। तो अर्थ में छोड़ के किसी के पास भी खुद का नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट नहीं है शुरू के 4 प्लैनेट में। 4 प्लैनेट के बाद हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट पड़ती है, क्षुद्र पट्टी पड़ती है, उसके बाद जो बाकी के 4 प्लैनेट पड़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है चंद्रमा देखे जाते हैं, सैटेलाइट देखे जाते हैं। पूछ रहा है 2 किसमें है? अब ये 2 जो है, ये 2 हमारा आंतरिक ग्रह में है। अच्छा, आंतरिक ग्रह में पृथ्वी के अलावा, इसीलिए क्वेश्चन बनता है पृथ्वी के अलावा, क्योंकि पृथ्वी के पास तो एक ही चंद्रमा है हमारा, मून जानते ही है। पृथ्वी के अलावा आंतरिक ग्रह में, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं आपको याद रखना पड़ेगा। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहला मरकरी है, फिर क्या है? शुक्र है, फिर क्या है? पृथ्वी है, फिर क्या? मंगल है। ये आंतरिक ग्रह है। शुद्रपट्टी पड़ती है, उसके बाद फिर से 4 पड़ते हैं। कौन कौन से पड़ते हैं भाई? यहाँ पर आपका बृहस्पति पड़ जाएगा, बृहस्पति मतलब कौन सा? जुपिटर। फिर पड़ जाएगा शनि, सैचुरन, उसके बाद क्या पड़ जाएगा? यूरेनस पड़ जाएगा, फिर नेपच्यून पड़ जाएगा। इन चारों के पास तो अपना खुद का, इन चारों के पास नेचुरल सैटेलाइट है, मून है। इस पे 53 है, इस पे 53 है, इस पे आपका भी करीब 27 है, इस पे का 13 है। इस पे जो है, पृथ्वी पे तो 1 है, बट ये मंगल जो है, मंगल, इस पे है 2। कितने हैं? 2। 2 उपग्रह किसके पास है? मंगल के पास है, जो कि रेड प्लेनेट कहते हैं। लाल प्लेनेट है, रेड प्लेनेट है, 2 सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम भी क्या है? डीमोस और फीबोस। क्या नाम है? डीमोस और फीबोस, याद रखना। 2 उपग्रह हैं हमारे, उपग्रह मतलब एक हमारे चांद है पृथ्वी का, ऐसे ही किसका है? हमारा 2 सैटेलाइट है हमारे पास, मंगल के पास। मंगल के पास 2 सैटेलाइट, जिसका नाम है फीबोस और डीमोस, ध्यान रखना। अगला चलेंगे, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अब ये दिखने से बड़ा लगता है, क्यों बड़ा लगता है? क्योंकि ये करीब करीब मान के चले 1300, बिल्कुल 1300 पृथ्वी अपने अंदर समा सकता है, इतना बड़ा है ये। कितना बड़ा है? 1300 पृथ्वी अपने अंदर समा लेगा, इतना बड़ा है। और ये कोई और नहीं बृहस्पति है, जुपिटर है। देख सकते हैं आप कितना बड़ा है ये। अब ये फोटो में लगेगा नहीं बड़ा है ये, बट एक्चुअल में बहुत बड़ा है। इससे लगाए ना अंदाजा आपकी, इसमें इसके अंदर अगर मैं फिट करने बैठूं तो 1300 पृथ्वी समा सकती है, इतना बड़ा है ये। जल से भी कम घनत्व किस ग्रह पे है? यानी कि इतना डेंस, इतना कम डेंस है कि इसको पानी पर भी अगर छोड़ दें, एक बहुत बड़े जलाशय में छोड़ देंगे तो तैर जाएगा वो, इतना हल्का, इतना कम डेंस है वो। इतना कम डेंस केवल किसी में हो सकता है, सैचुरन में हो सकता है, शनि में हो सकता है। तो ये है हमारा सैचुरन, शनि।
अच्छा, शनि के पास भी कितने कितने उपग्रह हैं, कितने मून है? 53 है। जुपिटर के पास कितने हैं? 53 है। याद रखना आप ये। किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? बहुत सिंपल है, तो शनि है, सैटर्न है, आपको इमेज में दिख रहा है। अच्छा, ये आपको इमेज में जो ये एक चक्कर दिख रहा है, चक्र से आपको चीज चलेगी पता, क्या चलेगी पता? ये जो चक्र है आसपास एकदम दिख रहा है, ये एक पत्थरों का एक तरीके से बेल्ट बनी हुई है। ये किस किस के ग्रह के पास है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये आपका किस किस के पास होगा, ध्यान रखना। शनि के पास है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति के पास है, यूरेनस के पास है। तीन के पास ये बेल्ट मिलती है, बृहस्पति के पास, शनि के पास और यूरेनस के पास, और किसी पे बेल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, जल से भी कम घनत्व किस ग्रह पे है? जल से भी कम घनत्व किस ग्रह पे है? शनि पे है। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? शनि, देख चुके हैं हम ये तो। क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के मध्य है? अभी हमने ग्रह अगर याद कर लिया सोलर सिस्टम, तुम्हारा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। याद रखो, बुद्धू पहले आएगा, ठीक है, बुद्धू मरकरी पहले आएगा, फिर शुक्र आएगा यानी वीनस, फिर पृथ्वी आ जाएगी अर्थ, फिर आ जाएगा मंगल। ये हो गए हमारे 4 प्लैनेट। उसके बाद हमारा आएगा क्या? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। उसके बाद आएगा सैटर्न यानी कि शनि। उसके बाद आएगा हमारा यूरेनस, फिर आ जाएगा नेपच्यून। ये हो गए हमारे 4। पूछ रहा है किन दो प्लैनेट के मध्य है, तो ये हमारा मंगल और ये हमारा बृहस्पति, तो इनके बीच ही हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इसीलिए इसको आंतरिक ग्रह, क्योंकि सूर्य से नजदीक है, इसीलिए इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जितना दूर जाएंगे उतनी परिक्रमा बढ़ती जाएगी। ये जो नेपच्यून आप देख रहे हैं ना, ये 164 ईयर्स लगाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। कितना? 164 ईयर्स। और हमारी पृथ्वी लगाती है 365 दिन। ठीक, कितना सिंपल है। शुद्ध पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है? समझ चुके होंगे आप, मंगल और बृहस्पति के। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे 4 ये रहे और ये हमारे 4 ये रहे। ठीक है, तो शुद्ध पट्टी ये रही। अब शुद्ध पट्टी क्या है? छोटे छोटे मीटरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हमारे, जो इसके चक्कर लगाते रहते हैं, पृथ्वी इसके सूर्य के भी चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी के साथ। उन्हीं को ही हम जो है शुद्ध पट्टी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एस्ट्रॉइड इन्हीं को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा धूमकेतु है जो, अब ये ऐसा धूमकेतु है जो 76 साल बाद दिखाई देता है, यानी कि आपका उच्छल तारा जिसे कहते हैं, जिसमें पूंछ दिखती है, एक ऐसा तारा होता है। उसको कितने साल बाद, क्योंकि ये भी जो है काफी बड़े सर्कल में, काफी बड़े रोटेशन में जो है सन का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये भी सन का चक्कर लगाता है, तो कितने साल बाद देखा जाता है? तो वो 76 साल बाद देखा जाता है। पर उसका नाम क्या है? इसकी खोज एडमंड हिलेरी ने की थी। एडमंड हेली ने की थी, तो एडमंड हेली ने की थी, इसलिए इसको नाम भी एडमंड हेली या फिर हेलिस कॉमेट कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम एडमंड हेली या हेलिस कॉमेट कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि खोज कब की थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। खोज कब की थी इसकी? तो खोज की थी इसकी, ये क्वेश्चन पूछेगा अगर, कि पहली बार कब देखा गया, पहली बार खोज किसने की? तो खोज किसने की? एडमंड हेली ने की थी। कब की थी? 1986 में की थी, ध्यान रखना। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिससे हम टीवी, रेडियो ये सब सुनते हैं ना, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह रहे हैं हम। अब केबल सैटेलाइट बोलेगा, नेचुरल सैटेलाइट बोलेगा। सैटेलाइट मतलब वो होती हैं जो ग्रह के यानी कि प्लैनेट के चक्कर लगाती हैं, बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन मेड है, हम भेज रहे हैं अपने काम के लिए, वो हमारा पहला था आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था, सबको पता है, कॉमन चीज है ये। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा कि IRS क्या है और इसका पूरा नाम क्या है? कुछ नहीं, IRS एक हमारा क्या होगा? सैटेलाइट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, IRS को जो है बेसिकली इसलिए भेजा गया था ताकि हम जो है सेंसिंग कर पाए, रिमोट सेंस कर पाए, यानी कि अपने पूरे इंडिया में देख पाए कहाँ पर फार्मिंग अच्छी है, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, कहाँ पर क्या है। बेसिकली एक इकोनॉमिकल फैक्टर के लिए हमने इसको भेजा था। IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ध्यान रखना। इनसेट की फुल फॉर्म क्या है? इनसेट की फुल फॉर्म पूछता है ये। इनसेट की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनसेट देखो, आई से मतलब पता चल गया होगा इंडियन, एन से नेशनल, सैटेलाइट से SAT सेट, सेट मतलब सैटेलाइट होता है। ठीक है, तो SAT मतलब सेट, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ध्यान रखना यार। ये देख सकते हैं आप, आर्यभट्ट हमारा सबसे पहला था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे IRS है। एडुसेट एजुकेशन के लिए जो था सबसे पहले भेजा गया था, 2004 के या 6 के पास है, शायद 4 या 6 ही है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पूछता नहीं है वैसे, पर आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो एडू सैटेलाइट सबसे पहले भेजा गया था हमारा, जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से था। कल्पना हमारा, कल्पना एक सैटेलाइट ये भी था, ये भी भेजा गया था। ठीक है, तो
तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो हमने डिस्कस कर लिया है, खत्म कर लिया सोलर सिस्टम का टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, मज़ा भी आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मिशन केवीएस के साथ।